हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीडियो जो टेस्ट सीरीज चल रही थी कलाम की, उसका फाइनल टेस्ट 1 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखो साथियों, इसके अंदर से 5 टेस्ट तो ये कलाम एकेडमी के होने वाले हैं। साथ ही बात करें तो मेरे भाई 10 जो टेस्ट हैं ये बूस्टर एकेडमी के अपन करने वाले हैं। इस प्रकार से आपके पास में टोटल हैं वो 15 फुल टेस्टों का अपन एनालिसिस करेंगे मेरे भाई। और जो आपकी शॉर्ट नोट्स की क्लासेज चल रही हैं वो रिवीजन वाली हैं, वो सफिशिएंट हैं आपके लिए सिलेक्शन दिलाने के लिए। साथियों, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता हूं, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। साथियों, मेरे को भी खुशी हो कि मेरा स्टूडेंट आज जॉब लग गया, उसका पेपर अच्छा गया मेरे भाई। एक भाई है वो बहुत ज़्यादा कमेंट करता है कि उसको टेस्ट सीरीज़। तो मेरे भाई, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मेरे लिए काम नहीं कर रहा। आपका भला हो, मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले अपन मेरे भाई किसके बारे में देखेंगे। पहले जो कलाम एकेडमी के 5 फुल टेस्ट हैं इनका एनालिसिस करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, बढ़िया तरीके से करेंगे, 360 डिग्री एनालिसिस करने की प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला फाइनल टेस्ट है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, आपसे ज़्यादा मेरे को आपकी चिंता रहती है। आप ये मत सोचा करो कि मेरे को चिंता नहीं रहती है। आप फ्री में पढ़ रहे हो तो भी मेरे को टेंशन रहती है कि मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, वो मेरे फैमिली की तरह हो गए मेरे भाई, तो उनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें मेरे भाई। ये रहा, देख लो, बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि ये उसका कलाम का ही है क्या। देख लो, सेम टू सेम यही है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई। अपन अब इनको थोड़ा सा हिंदी वाले विजिबल कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आसान रहे मेरे भाई। सवाल दे रखा है, निम्न में से किस लोक देवता को मालवा में वीर नायक के रूप में पूजा जाता है। तो किसको पूजा जाता है मेरे भाई? कल्ला जी को पूजा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका है ये सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में जोगियों द्वारा 5 वाद्य यंत्रों के 5 पदा नामक नृत्य किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है मेरे भाई? इसका जो सही आंसर रहेगा वो डूंगरपुर बांसवाड़ा रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि निम्न में से मोरियों ए माय मारी कोयल बाई सिंध चाली उपयुक्त विवाह गीत किस समय गाया जाता है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, सरल सा दिख रहा है। तो बेटी की विदाई के समय ये गीत गाया जाता है। जब अपन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तो सारे के सारे जो विवाह से संबंधित गीत हैं उनका अपन एक बार देख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म नहीं है, वो पूछा गया है। एक तरफ रचना दे रखी है, दूसरी तरफ लेखक दिया गया है। पहला बात करते हैं तो देखो, पहली से रचना क्या दे रखी है? हूँ गोरी किण पीऊ री, ये किसकी है साथियों? यादवेंद्र शर्मा की है। ठीक बात आती है। बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की है। लिल्टांस बात करें मेरे भाई तो ये कन्हैयालाल सेठिया की है। किसकी है मेरे भाई? कन्हैयालाल सेठिया की। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। किसकी आ जाती है साथियों? ये कन्हैयालाल सेठिया की है। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया की ये रचना है। ठीक है, विजयदान देथा की ये रचना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, विजयदान देथा के बारे में बात करें तो कौन कौन सी हैं? देखो साथियों, सबसे जो इम्पोर्टेंट आती है वो आती है बातारी फुलवारी। कौन सी आती है? बातारी फुलवारी आती है। ठीक है, एक और आता है साथियों, नाम आता है टिड्डो राव, ये भी इन्हीं की रचना आती है। एक और आती है जिसका नाम आता है कबू रानी। ठीक है, कबू रानी के बाद में एक रचना और आती है जिसका नाम आता है उलझन। एक रचना और आ जाता है मेरे भाई, नाम आता है अलूखून हिटलर। ठीक है, ये सारी की सारी रचनाएं विजयदान देथा की आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ये थर्ड वाला असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। तो साथियों, वो कौन सी बोली है? याद रखना, उसका नाम आता है मालवी बोली। मालवी बोली है मेरे भाई, ये मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गलियाकोट का उर्स
डूंगरपुर में कब लगता है? तो साथियों ये कब लगता है? मुहर्रम की 27वीं तारीख को इसका आयोजन होता है और ये लगता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो समझाने वाला जो क्वेश्चन होगा उसको मैं समझा दूंगा, नो टेंशन। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भील पुरुषों द्वारा साफे पर बांधी जाने वाली रंगीन पट्टी को क्या कहा जाता है? तो साथियों उसको जाड़िया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, वो पूछा गया है। सही सुमेलित के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से आंवला है, ये पैर में पैरा जाता है, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें तागड़ी, तागड़ी मेरे भाई कमर पर पहनी जाती है, गलत है। ओखरी के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये कान में पहनी जाती है। खीवण के बारे में बात करें तो साथियों ये खीवण नाक में पहना जाता है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो पहले वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है इम्पोर्टेंट है कि कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, वो बात हो रही है। पहला बात करें, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं यहाँ पर से दूलिया राणा दे रखा है, लेकिन दूलिया राणा न होकर कौन है मेरे भाई? याद रखना ये नाम आता है लच्छी राम का। किसका नाम आता है? लच्छी राम का आता है। दूलिया राणा का संबंध भी साथियों ख्याल से संबंधित है, लेकिन ये किससे है? शेखावाटी ख्याल से है। ठीक है, शेखावाटी ख्याल से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। असुमेलित मतलब ये आपका आंसर रह जाएगा। आगे और देख लेते हैं सारे ऑप्शनों को। इसमें पुरुष पात्र की स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बात एकदम सही है। इसका रूप ओपेरा जैसा होता है, ये बात भी सही है। इसे खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, ये बात भी सही है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा, कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो दूलिया राणा न होकर लच्छी राम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, राजस्थान में नकली जेवर बनाने की तुड़िया हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई ये धौलपुर की फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित स्थल नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? रेण भी है, खेड़पा भी है, सियाथल भी है, लेकिन ये गाड़ा धाम आपको नहीं देखने को मिलता मेरे भाई। रामस्नेही संप्रदाय के अंदर यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं आते हैं? तो देखो साथियों, कृष्ण जन्मोत्सव है, ये भी आता है, गणेश चतुर्थी भी आती है, लेकिन ये निर्जला एकादशी है ना, ये भाद्रपद माह में नहीं आता है। तो ये किस में आता है मेरे भाई? ये आता है ज्येष्ठ माह में, ज्येष्ठ मास के अंदर से इसको मतलब आता है ये। और कौन से पक्ष में आता है वो भी याद रखना, शुक्ल पक्ष को आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं तो आपके पास में कंप्यूटर के सवाल आ गए। सवाल दे रखा है कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसकी डेलीगेसी को संदर्भित करती है? डेलीगेसी को मतलब ये है कि वो एकाग्रता से काम करता है, निरंतर बिना थके हुए। याद रखना साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा, निरंतर रूप से समान एकाग्रता और गति से कार्य करता है। ऐसे आपकी तरह बहाना नहीं बनाता कि हमें PDF फाइल नहीं मिली, हमें वो नहीं मिला, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई मेहनत करते रहो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं मेरी तरफ से आपको पूरी मेहनत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करा रहा हूँ, जिससे आपका एक ईजी वे में आपको सिलेक्शन लेना आसान हो जाए साथियों। एक स्मार्ट वर्क पर अगर काम करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा आज के टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो देखो साथियों, पहली जो पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। तो देखो साथियों, ये बात यहाँ पर गलत आ गई, ये गलत आ गई, वैक्यूम ट्यूब वाला ये बचा, ये बचा। ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं तो दूसरी पीढ़ी के अंदर से IC नहीं आई थी मेरे भाई, उस समय ट्रांजिस्टर आया था। तो यहाँ पर से आपका ये थर्ड वाला सही रहेगा। CDC 3600 आ जाता, फिर IC, फिर VLSI, फिर ULSI आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान के मध्य इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। तो मेरे भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच का काम करता है, तो ये यूज़र और कंप्यूटर के मध्य एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, पटवार वाली क्लासेज में जाकर देख लेना। वैसे मैं इसकी क्लास जल्दी लेकर आ रहा हूँ साथियों, एक क्लास के अंदर से अपन इसको ख़त्म कर देंगे कंप्यूटर वाला। नेक्स्ट बात करते हैं 1 PB 1 पेटाबाइट बराबर होता है, तो वो किसके बराबर होता है साथियों? 1024 TB टेराबाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट हेडर एवं फुटर मार्जिन कितना होता है? तो याद रखना साथियों 0.5 इंच मार्जिन होता है। कितना होता है मेरे भाई? 0.5 इंच मार्जिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करोगे? तो साथियों ये Ctrl+1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, Ctrl+F के बारे में बात करें तो ये फाइंड के लिए होता है मेरे भाई। किसके लिए होता है? फाइंड, खोजने के लिए होता है। Ctrl+2 के बारे में अपन थोड़ा सा बात करें तो ये बोल्ड के लिए होता है, अक्षर होते हैं उनको बोल्ड करने के लिए होता है। और Ctrl+0 है साथियों, ये हाइड कॉलम के लिए होता है। किसके लिए होता है मेरे भाई? हाइड कॉलम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो ये सेकंड वाला रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि ट्रांजिशन इफेक्ट खालिस्तान के लिए लागू होते हैं। तो साथियों कहाँ पर से होते हैं? ये स्लाइड में लागू होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक प्रकार का इंडिपेंडेंट मेलेशियस प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो साथियों कौन सा होता है? वाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्थानीय स्वशासन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए उपबंधों के संबंध में कथनों का परीक्षण करना है अपने को। तो पहला कथन बात करते हैं कि किसी भी ग्राम की निर्वाचन नामावली में जो नाम दर्ज हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है। यदि किसी राज्य के मध्यवर्ती स्तर नहीं होता है तो जिला पंचायत का सदस्य होगा। बात एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें मध्यवर्ती स्तर का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होता है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें राज्य के राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य उस क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य होते हैं परंतु मध्यवर्ती पंचायत के नहीं। ये बात यहाँ पर से गलत आती है। असत्य कथन के बारे में बात हो रही है तो पहला और चौथा आपके सही रहेंगे, मतलब कि पहला और चौथा जो कथन है वो असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो पूछा गया है। पहला कथन बात करते हैं कि ग्राम पंचायतों को अनुदान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। बात एकदम सही है। दूसरा बात करें तो ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक बात है साथियों, जो अभी 21 वर्ष का हो चुका है, सरपंचों के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव लड़ लेना साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर सभी पदों पर सभी वर्गों की महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये बात भी सही है। तो साथियों यहाँ पर से आपका जो सही कथन रहेगा वो तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितने होना चाहिए? तो ये याद रखना 1/3 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3। नेक्स्ट बात करते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय आधार पर निर्वाचन की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो ये याद रखना अशोक मेहता समिति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से असुमेलित बताना है। पहला बात करें तो सल्की
उपकला उत्तक तो साथियों फेफड़ों के वायुकोश व रक्त वाहिनियों की भित्ति में है, ठीक बात आती है। घनाकार उपकला उत्तक के बारे में बात करें तो वक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली होती है, ये बात भी सही है। मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियाँ होलोक्राइन होती हैं, ये बात भी सही है। संयोजी उत्तक के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से त्वचा और ग्रंथियाँ दे रखी हैं, जो क्या है मेरे भाई यहाँ पर से गलत आपको देखने को मिलता है। संयोजी उत्तक के अंदर से हड्डियाँ हो गई, रक्त हो गई, वसा हो गई, लिगामेंट हो गई, इनके लिए यूज होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा असम्मिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टार्च का संचय करने वाला लवक आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो साथियों जो स्टार्च का संचय करने वाला जो लवक होता है वो एमाइलोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक आयन आपसे पूछा गया है, तो याद रखना Ca आपको इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। जो 6 रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक बात आती है। एजा है, ये विब्रियो कोलारी जीवाणु से होता है। दस्त पेचिस के बारे में बात करें तो मेरे भाई इसके लिए यहाँ पर से क्या लिखा गया है, बेसिलस टिटनेनी लिखा गया है। तो बेसिलस टिटनेनी है साथियों, ये टीटनस के लिए है। किसके लिए मेरे भाई, टीटनस के लिए जाती है। तो दस्त और पेचिस के बारे में बात करें तो नाम याद रखना शिगेला या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिका आपको देखने को मिलता है। लिखना चाहो तो लिख लेना मेरे भाई, मैं इसको लिख देता हूँ, शिगेला या फिर इसको आप बोल सकते हो एंट अमीबा। क्या बोल सकते हो मेरे भाई, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो थर्ड वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे भाई पेट की जो अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर से आपका सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ऐसे सवाल आपके 4th ग्रेड में खूब आए थे मेरे भाई, हर शिफ्ट में शायद एक सवाल आया था। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है उसके बारे में बात करें तो मेरे भाई कैसा बनाता है, आभासी, सीधा तथा बिंब के आकार के छोटा आपको बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोनार का आपको पूरा नाम पूछा गया है। तो सोनार का जो पूरा नाम होगा मेरे भाई साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आपका देखने को मिलता है, थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो मेरे भाई जो प्रयोगशाला में जो प्रथम कार्बनिक यौगिक था वो था यूरिया, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला कथन बात करें तो इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई, ये बात भी सही है। दोनों कथन मेरे भाई एकदम सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा आता है 34 का 34 का सवाल दे रखा है कि 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो मेरे भाई उन दोनों को सम्मिलित करने के बाद में भारत में जो कुल रामसर साइटों की संख्या हो गई मेरे भाई 91 हो गई है। कुल कितनी हो गई, 91 हो गई है। उसमें से 2 आपके देखने को मिलेंगे, एक तो खिच्चन और एक मेनार। खिच्चन है मेरे भाई ये फलोदी में है, कहाँ पर है, ये फलोदी में है मेरे भाई। और जो मेनार है ये उदयपुर में है, और इनको साथियों 4 जून 2025 को शामिल किया गया था, ये याद रखना और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रैल 2025 में DRDO ने सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से ग्लाइक बम गौरव का परीक्षण किया, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, गौरव बम रिसर्च सेंटर बिल्डिंग हैदराबाद व आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान तथा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुरा द्वारा
स्वदेशी रूप से डिजाइन व विकसित किया गया। ये बात भी सही है, तो इसके दोनों के दोनों कथन हैं वो सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का प्रमुख किसे बनाया गया है मेरे भाई? तो ये याद रखना, ये पराग जैन को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो मेरे भाई ये कहाँ पर से आयोजित होता है? ये कनाडा में आयोजित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ईरान इजराइल संघर्ष को मद्देनज़र रखते हुए मध्य पूर्व के दोनों देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये ऑपरेशन सिंधु चलाया गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करें तो इस पहले कथन के अंदर से क्या दे रखा है? इस योजना के घटक ए के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, इस योजना के घटक बी के अंतर्गत 7.5 HP क्षमता के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना की जाएगी। ये बात भी सही है। राजस्थान में इस योजना का संचालन ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये बात भी सही है। सत्य कथन पूछा गया तो तीनों के तीनों कथन आपके सही रहेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2025 में चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रुद्रांश खंडेलवाल का स्कोर क्या था? ऐसे सवाल पूछ सकता है, यही थोड़ा सा याद रखना। तो इसका जो स्कोर था वो 236.3 अंक था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को साथ में आपको सम्मिलित करना है साथियों। एक तरफ फसलें दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको किस्में दी गई हैं। पहला दे रखा है गेहूँ। गेहूँ की कौन सी आएगी मेरे भाई? ये लाल बहादुर आएगी। दूसरा बाजरा RCB 912 आएगी। ठीक है, मक्का माही कंचन आएगी। कपास के बारे में वरा लक्ष्मी आएगी। तो 4 3 2 1। ठीक है, तो कौन सा रहेगा मेरे भाई? यहाँ पर से आपका चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 42 का। सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में NFSM न्यूट्रीगल्स मिशन बाजरा कितने जिलों में क्रियान्वित किया गया? तो मेरे भाई ये 21 में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कौन सी फसलों के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? तो मेरे भाई कौन कौन सी जो फसलें हैं उनके बारे में अपन बात करें तो एक तो तिलहन है, उसमें पहला है, और दूसरा है गंवार। ये दोनों याद रख लेना। इनमें पहले स्थान पर है अपना राजस्थान। आर्थिक समीक्षा की क्लासेस चल रही हैं, उनको जाकर आप देख लेना साथियों। एक क्लास में थ्योरी करते हैं, दूसरे वाले में अपन MCQs करते हैं, जो बढ़िया तरीके से आपका वो टॉपिक तैयार हो जाए साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छांटना है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में है। याद रखना, जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है इसके पास ही आपको ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। ये बात भी सही है। मक्का अनुसंधान केंद्र लाडले ये कहाँ पर है? ये तो बांसवाड़ा में है मेरे भाई। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर से गलत आ जाता है। ठीक है, बांसवाड़ा में आपको देखने को मिल। तो फिर चित्तौड़गढ़ में कुछ न कुछ होगा ना, तो कृषि अनुसंधान निर्देशालय है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15 के अंतर्गत कौन सा उप मिशन नहीं है, वो पूछा गया है मेरे भाई। तो देखो साथियों, पहला तो आ जाता है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास उप मिशन था भाई। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और स्वास्थ्य कार्ड उप मिशन है, ये भी बात थी। कृषि वानिकी पर उप मिशन है, वो भी था। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड योजना उप मिशन ये नहीं था। जब अपन आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे
उसमें से जो 30 नंबर वाला जो पार्ट है ना मेरे भाई, उसको बढ़िया तरीके से मैं तैयार करा दूंगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि उससे बाहर कुछ भी नहीं जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है साथियों 46 का। राजस्थान में वर्ष 2024-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन आपसे पूछा गया है, तो कितना बताना है? 267.67 लाख मीट्रिक टन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग अवस्थिति के अंदर असम्मिलित पूछा गया है? क्या पूछा गया? सूती वस्त्र उद्योग। तो देखो साथियों, यहाँ पर से ब्यावर में था, भीलवाड़ा में भी है, पाली में भी है, लेकिन कोटा में तो कोई सूती वस्त्र उद्योग स्थापित ही नहीं किया गया। यही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित योजना नहीं है, वो पूछा गया है। तो देखो साथियों, वो कौन सी नहीं है उसके बारे में अपन बात करें तो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना है, ये राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्रों के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा तो साथियों गंगानगर, बूंदी और हनुमानगढ़ में सिंचाई ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP के उद्देश्य पूछा गया है। राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाना, ठीक बात है। 2.51 लाख हेक्टेयर नई भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये बात भी सही है। बाढ़ तथा सूखे की संभावनाओं को न्यूनीकरण करना, ये बात भी सही है मेरे भाई। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC में स्थित उद्योगों को जल उपलब्ध करवाना भी इसका उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। तो सत्यकूट की बात हो रही थी, तो साथियों इसमें तो सारे ही आ गए, तो सारे कौन से आएंगे? तीसरा एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एकीकृत जल ग्रहण कार्यक्रम सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस एक कार्यक्रम को समाहित नहीं किया गया? तो कौन सा नहीं था मेरे भाई, उसके बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों, सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम था, मरुभूमि विकास कार्यक्रम भी था, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम भी था, लेकिन ये अरावली विकास कार्यक्रम का तो कहीं लेना देना ही नहीं था इसके अंदर, तो ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम कौन से क्षेत्र में शुरू किया गया? तो कौन से में शुरू किया गया मेरे भाई? ये किया गया इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में स्वीकृत किया गया? तो कितने में किया गया मेरे भाई? 18 में किया गया, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण उपक्षेत्र पर प्रचलित मूल्यों पर GSVA के वर्ष 2024-25 में योगदान आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, अपन जो कर रहे थे कल, जो अपने देखा था आर्थिक समीक्षा में, वैसे ही सवाल इसके अंदर से बन रहे हैं और ऐसे ही एग्जामिनर आपको बनाकर देगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 34.88% रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के कौन से उद्देश्य नहीं है? निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के उद्देश्यों के बारे में बात हो रही है। पहला बात करें तो तकनीकी उन्नयन हेतु अनुसंधान और विकास पर बल देना, ठीक बात है भाई। दूसरा बात करें, उत्पादों का गुणवत्ता और मानकीकरण को बढ़ाने के लिए, बात भी सही है। तीसरा बात करें, लॉजिस्टिक निर्यात अवसंचरण एयर कार्गो सर्विसेज को कम करना है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य नहीं है, यही आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गुरु शिष्य परंपरा योजना कौन से उद्योग से संबंधित है? तो मेरे भाई ये हस्तकलाओं के पुनरुत्थान के लिए स्टार्ट की गई है, ठीक है, ये याद रखना है। जितनी भी योजनाएं हैं इकोनॉमिक भूगोल से वो सारी अपन देख लेंगे, टेंशन मत करो आप, आपका काम मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण रूड़ा के उद्देश्य से आपसे पूछा गया है। देखो रूड़ा के बारे में बात करें तो ग्रामीण हस्तकारों में स्वरोजगार को बढ़ाना, ठीक है। आधुनिक डिजाइनों का विकास बाजार मांग के अनुसार करना, ठीक है। बैंक लोन हेतु अनुमोदन प्रदान करना, ये बात भी सही है। तो सारे के सारे कथन यहाँ पर से सही हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है मेरे भाई? तो देखो साथियों, इसमें से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना भी है, छूट या फिर रिबेट कार्यक्रम भी है, लेकिन मेरे भाई इसके अंदर से युवा उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम आपको नहीं देखने को मिलता है। यही आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये शायद तक आपके पटवार में सवाल आया था, याद रखना, पटवार की जो मेन एग्जाम था उसमें आया था। जब मैंने राइजिंग राजस्थान करवा रहा था तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये तो हमारे करंट अफेयर में है ही नहीं। फिर भी मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि साथियों, राइजिंग राजस्थान की क्लास है, उसको अपलोड कर रखी है, जाकर देख लेना। फिर भी मैं आपको एक क्लास और प्रोवाइड कराऊंगा राइजिंग राजस्थान की, जिससे आपका वो चीज़ें रिकॉल हो जाए मेरे भाई, और आपका एक दो क्वेश्चन सही हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। मैं आपसे ज़्यादा आपके बारे में सोचता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव है वो आयोजित होता है मेरे भाई। ये राइजिंग राजस्थान के बारे में बात करें तो ये साथियों 9 तारीख से लेकर 11 तारीख को होता है, और ये 10 तारीख को यहाँ पर से प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव आयोजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा कि एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के संदर्भ में सही कथन नहीं है वो पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सही आराम से हो जाएगा। चीज़ें आपने सही पढ़ रखी है, लेकिन क्या करते हो एग्जाम के अंदर से उतावलापंती ज़्यादा करते हो और सवाल को गलत कर कर आ जाते हो, आते आते हुए भी। वो इसका कारण आपकी मिस्टेक के कारण आप क्या करते हो, वो सही पढ़ते नहीं हो। तो सही नहीं है उसके बारे में बात करें पहले। यह योजना 8 दिसंबर 2024 को प्रारंभ की गई, बात एकदम सही है। राजस्थान में हस्तशिल्प हथकरघा की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, यह योजना 31 मार्च 2039 तक प्रभावी रहेगी, ये बात यहाँ पर से गलत आती है, यही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इसका प्रारंभिक लक्ष्य है वो 15 क्लस्टरों को विकसित करना है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में नाम आता है, निम्नलिखित में अनातोलिया का पठार स्थित है। तो अनातोलिया का पठार के बारे में बात करें मेरे भाई, ये जो अनातोलिया का पठार है ना, ये कहाँ पर है, ये याद रखना, यह आएगा पोंटिक और टोरस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ये चीज़ें देखो, आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है ना मेरे भाई, उसमें से सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने उनमें से सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो आपका बैड लक है मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पेंगोंग झील स्थित है, तो मेरे भाई ये भारत और चीन के मध्य स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म के बारे में बात हो रही है। तो देखो साथियों, मैंने अलग से स्पेशल लिखाया था कि इनको इम्पोर्टेंट लगा लो। पहला बात हो रही है पंपास घास के मैदान, तो यहाँ पर से इसने वेनेजुएला दे रखा है मेरे भाई। तो ये वेनेजुएला में न होकर कहाँ पर है, कल ही पढ़ा होगा ना आपने, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य आपको देखने को मिलता है पंपास घास के मैदान, ठीक है। तो सारे याद रखना, वैसे मैं आपको करवा दूंगा। पंपास घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, प्रेरी घास के मैदान कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिलता है, कैंटबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलता है। देखो साथियों, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करवाता चल रहा हूँ, ठीक है। जो रिवीजन वाली और शॉर्ट नोट्स वाली जो क्लासेज हैं उनको देख लिया करो, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, निम्नलिखित में अल्पाइन पर्वत का उदाहरण आपसे पूछा गया। अल्पाइन पर्वत का जो उदाहरण है वो रोकीज है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में महासागरों के संदर्भ में असत्य कथन पूछ रहा है मेरे भाई। पहला बात करें तो महासागरों के जल का जो औसत टेम्परेचर पूछा गया है, देखो 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक बात आती है। लेकिन आगे पूछा गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो अंटार्कटिक, अटलांटिक और दक्षिणी प्रशांत महासागर से गुजरती है। बात यहीं पर से गलत आ जाती है। जो 0 डिग्री रेखा है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो केवल अटलांटिक महासागर से गुजरती है, इनसे नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो साथियों जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से असुमिलित उगम आपसे पूछ रहा है। पहला बात करते हैं सुंदरवन जीवमंडल निश्चय पश्चिम बंगाल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बात एकदम सही है। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय उत्तराखंड में है, यह बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें नीलगिरी जीवमंडल निश्चय केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में है, यह बात भी सही है मेरे भाई। लेकिन सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय है ये कर्नाटक बता रहा है यहाँ पर से, लेकिन कर्नाटक में नहीं है। अपने किस में पढ़ कर आए थे यहाँ पर से जब पढ़ रहे थे पटवार के बारे में, तो यह पढ़ा था कहाँ पर, ओडिशा में पढ़ा था मेरे भाई। कहाँ पर पढ़ा था, ओडिशा में पढ़ा था। तो यह आपका असुमिलित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो सरल सा है मेरे भाई, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। तो साथियों 22 मई को बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। जो पालर पानी होता है मेरे भाई, ये बूढ़े लोग कहते हैं ना कि पालर पानी बरस रहा है, तो ये वर्षा जल को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। टोबा है, टाँका है, बेरी है, लेकिन नहर नहीं है। ये तो आपको खुद को पता है। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला बात करें अपन, देखो साथियों कौन सा कहाँ पर क्या है। पहला यहाँ पर से जो चांद बावड़ी है ये आपको दौसा में देखने को मिल जाती है। पन्ना मीना की बावड़ी तो मेरे भाई कहाँ पर है, ये जयपुर में आपको देखने को मिलती है। एक और बच जाती है तापी बावड़ी, ये जोधपुर में आपको देखने को मिलती है। और एक यहाँ पर से ये रानी जी की बावड़ी है, बूंदी में आपको देखने को मिल जाती है। तो साथियों इसका जो आंसर रहेगा ये सेकंड वाला रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से असुमिलित उगम के बारे में पूछा गया है। एक तरफ त्रिवेणी संगम दे रखी है, दूसरी तरफ नदियां दे रखी हैं। बेणेश्वर के बारे में बात करें तो सोम माही जाखम ठीक है। रामेश्वर घाट के बारे में बाण गंगा चंबल और बनास बता रहा है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से बाण गंगा नहीं है, तो कौन सी है, सीफ है। ठीक है, तो ये आपका असुमिलित आता है सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, ये त्रिवेणी संगम वाले थोड़े से पढ़ लेना, जरूर इनसे सवाल आता है। नेक्स्ट बात करें अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान में नदी तंत्र का सही आरोही क्रम पूछा गया है। कौन सा पूछा गया मेरे भाई, आरोही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें तो नाम आता है माही नदी का आरोही क्रम में। दूसरा बात करें तो चंबल का, लूणी और बनास। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना NLCP में राजस्थान की कितनी झीलों को शामिल किया गया है। कितनों को शामिल किया गया है मेरे भाई, 6 झीलों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के कौन से जिले में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती। वर्टिसोल्स मृदा कौन से जिले में नहीं पाई जाती मेरे भाई, अजमेर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में किस जिले में केलसी और थिडस मृदा पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है मेरे भाई, ये राजसमंद में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो कौन सा आ जाता है मेरे भाई, ये याद रखना, इसमें से अभ्रक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अभ्रक नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं दोबारा। सवाल दे रखा है कि राजस्थान में लगभग एकमात्र उत्पादक राज्य है। एक का तो नाम आता है साथियों सेलेनाइट आता है और सीसा जस्ता। तो यहाँ पर से साथियों पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर से थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गए क्या, इसको स्किप कर देते हैं। कहाँ तक था, 79 तक था, 80 से देखते हैं। चलो भाई ये लो,
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में बात करें तो देखो साथियों, यहाँ पर से क्या दे रखा है, मदान कुदान दे रखा है। मदान कुदान है मेरे भाई, ये तांबा से संबंधित है। डेगाना के बारे में बात करें तो टंगस्टन आएगा। राजपुरा दरीबा के बारे में बात करें तो सीसा जस्ता। तलवाड़ा मैग्नीज आएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर से देख लो कौन सा रहेगा आपका ए में चौथा। तो ए में चौथा एक ये वाला, ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो बात की जाए, एक तो अलवर, अलवर के बाद धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि निम्न में से डाडे वाला, सादे वाला, भांदे वाला कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मेरे भाई ये प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में नहीं है। ये याद रखना साथियों, दक्षिण अरावली में कौन सी नहीं है। पहला बात करें, नागपानी है मेरे भाई, ये अजमेर में आ जाती है। कहाँ पर है, अजमेर में है। बोले तो मध्य अरावली की चोटी है। बेरोच बात करें, उदयपुर में है, दक्षिण अरावली की है। और दूसरा दोनिया, ये भी उदयपुर की है। गोगुंदा, ये भी उदयपुर की है। पूछा क्या गया है, दक्षिणी अरावली की चोटी नहीं है। तो यही आपकी आंसर रहेगा नागपानी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि बांका पट्टी कुबड़ पट्टी स्थित है। तो साथियों ये नागौर जिले और अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं अपन मैथ के सवालों के बारे में। सवाल दे रखा है कि एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी का शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात 3:1 है। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। सरल सा सवाल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर से सन आ गया, ये बाद में बात करें तो ये वुमेन आ गई और बाद में ये डॉटर आ गई। इनका जो रेशियो दे रखा है मेरे भाई 3:1 दे रखा है। साथ ही बात करें तो इनका अनुपात 3:1 दे रखा है। इधर 1 आ गया और इधर 3 आ गया। अनुपात के हिसाब से बात करें तो साथियों ये 9 आया, ये 3 आया और ये 1 आया। इनका कुल कितना हुआ मेरे भाई, 13 आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर से जो वैल्यू दे रखी है वो 8 की दे रखी है, वो 10,000 रुपये दे रखी है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर से अपने को एक टोटल का निकालना है। तो यहाँ पर से क्या करोगे, 8 से इसमें से भाग दे दोगे, 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाता है 16,250 रुपये आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है यदि ए बी बी एक्स अक्ष तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात हैं तो उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो अक्ष का मान अपने को ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर से लिखो ए बटा बी, इन ए बी बटा जाता है बी सी इजिकल टू आपके पास में अक्ष बटा सी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर से जो कट रहा है उसको काट दो, ए बटा सी बराबर आपके पास में अक्ष बटा सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पर से आपके पास में जो वैल्यू आएगी अक्ष की वो क्या आएगी, यहाँ पर से ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, वो आएगी ए सी। तो ए सी का जो मान आएगा वो ये पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि 500 मीटर की दौड़ में 2 धावक हैं। पी और क्यू की गति का अनुपात है 3:5 है। पी 200 मीटर का स्टार्ट लेता है तो दौड़ खत्म होने के समय पी और क्यू के बीच कितनी दूरी होगी वो पूछना है। करना कुछ नहीं है मेरे भाई, 2 पॉइंट है, ये लो भाई। इनके मध्य की दूरी कितनी है, 500 है, आ गई 500। यहाँ पर से क्या हो रहा है साथियों, ये यहाँ से 200 मीटर का स्टार्टअप लेता है कौन, यहाँ पर से लेता है मेरे भाई पी लेता है, ये आ गया 200। ठीक है, इतना आपने समझ में आ गया, ये पी आ गया। यहाँ पर से बात करें तो यहाँ पर से कौन है साथियों, क्यू की स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर से क्या होता है साथियों, इनका जो रेशियो है वो 3:5 के बारे में बता रहा है। बोले तो P बटा Q बराबर आपके पास में 3/5 दे रखा है। गति व दूरी बराबर होती है तो साथियों दोनों के दोनों वो लोग हैं वो समान समय में पहुंचेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 मित्र हैं, 48 किमी
दूरी के दो भिन्न शहरों में से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे। सरल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है। पहली बात करें मेरे भाई दूरी कितनी है, 48 किलोमीटर है। सापेक्ष चाल और निकाल लो इनकी, फिर 5 + 7 बराबर आपके पास में 12 आ जाता है। 48/12 का भाग दे दो तो आपके पास में 4 आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है देखो 11 के ऊपर बार दे रखा है प्लस 22 के ऊपर बार दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई 3 से किया गया है। देखो साथियों इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, 11/99 प्लस का 22/99 कर दे मेरे भाई, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास में जो आएगा वो आएगा कितना, 33/99 गुणा 3 आएगा। तो 1/3 गुणा 3 से इसको काट दे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 0.11 आपके पास में दे रखा है 1/9, 0.444 इस प्रकार से दे रखा है, किसके बराबर होगा। तो मेरे भाई सीधी सी सवाल है, तो यहाँ पर से जो मान होगा तो देखो क्या होगा, इस वाली टर्म के अंदर से मैं 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में क्या बचा, 0.111 ये बचा ना। तो इसका मान मेरे पास में पहले ही दे रखा है 1/9 है, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई और कर दे मेरे भाई, 4/9 आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है, सरल सा सवाल था। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी होगी। सरल सा सवाल है मेरे भाई। 5 संख्याओं के बारे में बात करें तो 5 × 40 700 आ जाता है। दूसरा बात करें 4 संख्याओं का 130 हो जाता है, तो यह पावर 520 आ गया। इन दोनों में से घटा दो भाई, दोनों में से घटाओगे तो 520, 700 में से आप 520 घटा दो, यहाँ पर से 700 में से 520 घटाओ तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 180 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पर है, ये तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सरल सा सवाल है। सवाल दे रखा है कि एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 400 रुपये में खरीदता है, तत्पश्चात वह उस सूची मूल्य पर इस प्रकार निश्चित करता है ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% लाभ मिले, तदनुसार उस घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा। मतलब कि उसका MRP पूछ रहा लाडले। देखो साथियों सबसे पहले बात करें तो 450 रुपये में तो वो खरीदता है, अब उसको चाहिए 20% लाभ चाहिए। तो साथियों यहाँ पर से कितना आएगा, 450 का 20% निकाल लो मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आएगा, 90 आ गया। टोटल अपन बात करें तो ये 540 आ जाता है। कितना आ गया मेरे भाई, 540 आ गया। अब क्या कहता है, इसको 10% छूट चाहिए। ठीक है, 10% छूट के बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों क्या आएगा, MRP माइनस का MRP के बारे में बात करें, देखो MRP बराबर आपके पास में अपन उसको अक्स मान लेते हैं, अक्स माइनस का अपन बात करें तो 10% की उसको छूट चाहिए होती है, तो आपके पास में कितना बचा, 0.90 अक्स बचा। बाद में क्या होता है साथियों, अक्स की वैल्यू अपन निकालेंगे तो 540 बटा आपके पास में 0.90 का आप भाग दे दो, 540 में 0.90 का आप भाग दो तो आपके पास में 600 रुपये आएगा, और 600 रुपये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ सामान 31 रुपये में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पाद पर 7% की हानि होती है, तो उस सामान को 35 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि होगी। पहली बात अपन करते हैं मेरे भाई SP के बारे में। SP अपन 31 रुपये देख लिया। अब अपन बात करें हानि % के बारे में, तो CP माइनस का SP बटा CP इंटू 100 बराबर आपके पास में 7 आपको देखने को मिलेगा। जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर से रख दो मेरे भाई। CP माइनस का SP की वैल्यू 31 है, CP इंटू आपके पास में 100 बराबर आपके पास में 7 आ जाता है। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में आएगा 1 माइनस का 31 बटा CP बराबर 7/100 आ गया। इतना आपने किया। यहाँ से आपने क्या निकाला साथियों, इधर से आप निकालते हो तो यह आ जाता है CP की वैल्यू। CP की वैल्यू आपके पास में कितनी आई मेरे भाई, यह आ जाती है 100/3 आ जाती है। ठीक है, अब बाद में क्या करना है मेरे भाई, SP डैश निकाल लेते हैं। SP डैश बराबर आपके पास में 35 दे रखा है, बराबर अपन कह सकते हैं कि 100/3 आ जाता है। यहाँ पर से साथियों SP डैश
ग्रेटर देन CP आपके पास में देखने को मिलता है। अब अपने को परसेंटेज लाभ का बताना है तो SP माइनस का CP बटा CP इंटू 100 आ जाता है। यहाँ पर से सारी वैल्यू आपके पास में देखने को मिल जाती है मेरे भाई। तो जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में कितना कितना आएगा, देखो ये आएगा ना साथियों, ये 105 आएगा, 105/3 आएगा। 105/3 आएगा तो आपके पास में आराम से इसको निकाल सकते हो। तो 5% है वो आपका यहाँ पर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 5% का प्रॉफिट यहाँ पर से ये पहले वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है यदि 100 रुपये का 3/4 भाग 100 रुपये के 3/4% से x% अधिक है तो x का कितना है। पहले अपन क्या करेंगे मेरे भाई, 100 रुपये के बारे में बात करें तो देखो 100 रुपये का 3/4 है तो कितना है मेरे भाई, 75 रुपये आ जाता है। अब यहाँ पर से 100 रुपये का 3/4% निकाला जाए तो 0.75 आपके पास में देखने को मिलेगा। बाद में अपन बात करें तो 75 बराबर 0.75 प्लस का 0.75 x/100 आ जाता है। बाद में जब आप इसको निकालते हो तो यहाँ पर से कॉमन लेके तो कितना आएगा, 75 बराबर 0.75 इंटू 1 प्लस x/100 आ जाता है। जब इसको आप काटते हो तो आपके पास में जो आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा 99 बराबर x/100 आ जाता है। तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो कितनी आएगी, x बराबर आएगी 9900। ठीक है, अब यहाँ पर से x परसेंटेज के बारे में अपन बात हो रही है। ठीक है, x परसेंटेज बराबर x आपको देखने को मिलेगा। तो ये 100 से 100 कट जाए, ये दो जीरो कट जाएंगे तो आपके पास में जो आंसर है बचेगा वो 99 बचेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। व्यंजक दे रखा है कि x y² में x और y दोनों में से प्रत्येक को 25% घटाया जाता है। व्यंजक का मान कितना कम हुआ है वो पूछा जा रहा है। देखो साथियों, यहाँ पर से कितना घटा रहा है, 25% घटाया जा रहा है। मतलब कि x है, इसमें से 0.25% अपने घटा दिया। दूसरा तो आपके पास में 0.75 x बचा। उसी प्रकार से अपन बात करें तो अपने पास में से x डैश बराबर 3/4 x आ जाता है। उसी प्रकार से बात करें मेरे भाई y डैश कितना बचेगा, तो 3/4 y बचेगा। अब यहाँ पर से आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखो किस प्रकार से आएगा, 3/4 x आ गया और इधर 9/16 y² आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर से x डैश y डैश का स्क्वायर बराबर आपके पास में कितना आएगा, 9 × 27 और 64 x y² आपके पास में देखने को मिल जाता है। अब इसमें से आपको जो कमी है वो फाइंड करनी है। कमी फाइंड करोगे तो x y² माइनस का 27/64 x y² आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर से क्या कॉमन ले लो, x y² कॉमन ले लिया आपने। तो आपके पास में जब आप एलसीएम हल कर लेकर इसको हल करते हो तो 64 माइनस का 27 बटा आपके पास में 64 आ जाता है। तो जब आप इसको घटाओगे तो आपके पास में बचेगा 37/64 और x y² बचेगा। तो आपके पास में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखे कि प्रकाश 20,000 रुपये में कुछ राशि 8% साधारण ब्याज पर तथा शेष राशि 4/3 साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है तो 8% पर दी गई राशि आपसे पूछी गई है। देखो साथियों, अपन सबसे पहले बात करें 8% के बारे में बात हो रही है तो मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि आपको x से ज़्यादा प्रेम है क्या। तो देखो मेरे भाई, x से ज़्यादा मानकर करते हो तो आपका जो क्या है बेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन में आप अटकते नहीं हो, इसलिए मैं आपको छोटे तरीके से करवाता हूँ इसको। बाद में अपन बात करें तो देखो साथियों, 20,000 रुपये की राशि है। 20,000 रुपये में अपने x घटा दिया और साथ ही 4/3 आपके पास में ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर से SI1 बात करते तो मेरे भाई SI1 अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 8x/100 आ जाता है। अब अपन SI2 निकालते हैं। SI2 के अंदर से आपका जो प्रिंसिपल है आपको पता ही है कि रेट है, ये भी पता चल गया। यहाँ पर से 20,000 माइनस का x और इंटू 4/3 इंटू 1 आ जाता है और बटा 100 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर से मेरे भाई SI1 प्लस SI2 आपके पास में टोटल 800 रुपये दे रखा है, ये आपको खुद को पता है। ठीक है, यहाँ पर से दोनों वैल्यू रख दो मेरे भाई। तो यहाँ पर से जब दोनों वैल्यू रखोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 8,000 रुपये आएगी। कितनी आएगी, 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका
पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 900 रुपये तथा 981 रुपये है। धनराशि आपको पूछी गई है। यहाँ पर से कुछ नहीं करना, पहले वर्ष पर ब्याज है मेरे भाई तो 900 रुपये मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है? 900 रुपये मिल रहा है। दूसरे पर अपन बात करें तो दूसरे पर मेरे भाई कितना है? 981 है। ठीक है, अब ब्याज की जो इन दोनों में वृद्धि है वो 81 रुपये की आपको देखने को मिल रही है। आर के बारे में बात करें तो 81/900 गुणा 100 बराबर आपके पास में 9% देखने को मिल जाती है। उसी प्रकार से अपन बात करें यहाँ पर से I1 अपन मान लेते हैं, मतलब कि जो पहले वर्ष के हिसाब से अपन बात हो रही है, पहले वर्ष के बारे में बात करें तो देखो कितना आ जाता है यहाँ पर से, यहाँ पर आएगा PR/100 आ जाता है मेरे भाई। तो ये इसकी जो वैल्यू कितनी है वो 900 रुपये है। यहाँ पर से P की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, R की वैल्यू 9 अपने निकाली है अभी फिलहाल, और बटे 100 आ गया। तो आपके पास में P बराबर आपके पास में ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में कितना बचेगा? वो बचेगा 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 3:4 के अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, D दे रखा है, 40√2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 40√2 दे रखा है। इधर बात करें तो मेरे भाई देखो क्या जाता है, यहाँ पर से D बराबर A√2 होता है। ठीक है, तो आपके पास में A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 40 आ जाती है। समांतर चतुर्भुज के बारे में अपन बात हो रही है तो यहाँ पर से देखो S बराबर आपके पास में 40 निकल कर आ गई। अब यहाँ पर से मेरे भाई D1:D2 के बारे में बात हो रही है तो ये 3:4 हो गया, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? 3x और 4x में चेंज कर सकते हैं। अब अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अपने पास में से क्या आएगा साथियों? S² बराबर D1/2 का स्क्वायर प्लस अपने पास में जाएगा D2/2 का स्क्वायर अपने पास में आ जाएगा। इन सभी की वैल्यू है आपके पास में, वो रख दो। तो आपके पास में इसकी S की वैल्यू कितनी है? 40 का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर आपके पास में D1 की जो वैल्यू है वो 9x/4 आ जाती है। इधर बात करें तो 16x²/4 आ जाती है। बाद में अपन इसका अक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अक्स की वैल्यू आपके पास में 16 आ जाती है। तो D1 की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 3 × 16। D2 की अपन निकाल लेंगे तो यहाँ पर से 4 × 16 आ जाती है। तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 48 इसका हो गया और यहाँ पर से 64 इसका हो गया। इन दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई। अब अपने को एरिया निकालना है तो यहाँ पर से 1/2 D1 × D2 आ जाता है। D1 × D2 के बारे में बात करें तो साथियों 1/2 × 48 × 64 आपके पास में निकाला तो आपके पास में आएगा 1536 आएगा। 1536 ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, तदनुसार उस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, वर्ग की भुजा के बारे में बात करें तो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर बता रखी है। परिमाप बात करें तो 4x आपको देखने को मिलेगा, तो 4 × 22 बराबर आपके पास में कितना आ गया? 88 आ जाता है साथियों। अब बात करते हैं अपन, देखो साथियों वर्त की परिधि, वर्त की परिधि के बारे में बात है तो 2πr बराबर आपके पास में कितना हो गया? 88 हो गया। बाद में बात करें तो 2 × 22/7 × r बराबर आपके पास में 88 आ जाता है। r की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, तो कितना आएगा मेरे भाई? 14 सेंटीमीटर आ गई। अब अपन πr² लगा दो तो यहाँ पर से कितना आएगा? 196 आएगा। ठीक है, 196 पाई। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला चौथे वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं और आयत की 2 निकटस्थ भुजाओं का अनुपात है वो 1:2 हो, तो आयत का क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पर से आपके पास में जो आयत की भुजा मैंने एक अक्ष मान ली, दूसरी 2 अक्ष मान ली। अब इसका परिमाप अपन बात करें तो 2 आ जाता है, अक्ष प्लस का 2 अक्ष आ जाता है। तो आपके पास में कितना आ गया मेरे भाई? ये 6 अक्ष आ गया। अब 6 अक्ष बराबर आपके पास में 4 × भुजा है। ठीक है, इतना आपके पास में देखा। अब इसकी जो भुजा निकाल सकते हो तो आपके पास में कितना आ गया? 3/2 अक्ष आपके पास में आराम से निकाल सकते हो। अब होगा जो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल
बटे आपके पास में वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे भाई। तो ये किस प्रकार से आप निकालोगे, अक्स गुणा 2x आ गया और नीचे 3/2 का अक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो आपके पास में 2 गुणा 4/9 बचेगा, तो यह 8/9 आ जाएगा और 8/9 ऑप्शन नंबर आपका चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि आकृति में एक वृत्त ABCD 4 बिंदु हैं, ठीक है साहब। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC 130 डिग्री है, कोण ECD 20 डिग्री है। तो कोण BAC का मान पूछा गया है। उसका नाम पूछा गया साथियों BA, इसका पूछा गया है। तो देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बात करें तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, BDBE ये जो रेखा है ये एक सरल रेखा आपको देखने को मिल जाती है। सरल रेखा पर बना हुआ जो कोण होता है मेरे भाई क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। इस प्रकार से अपन बात करें तो कोण BEC प्लस का कोण CED बराबर आपके पास में 180 डिग्री बता रखा है। लेकिन मेरे भाई इसकी वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी 130 दे रखी है। तो यहाँ पर से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी 50 डिग्री आ जाएगी। कितनी आएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। अब अपन एक त्रिभुज लेते हैं, उस त्रिभुज का नाम होगा CDE। कौन सा लेंगे, C। देखो दूसरे से मैं ले लेता हूँ CD और E। इस त्रिभुज के बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। ये लो, इसमें से आपके पास में 2 मान आराम से आ चुके हैं। एक तो ये आ गया, एक 50 डिग्री वाला आराम से निकाल लिया। तो यहाँ पर से क्या हो गया मेरे भाई, एक बचेगा जो कौन सा बचेगा, कोण CDE बचेगा। CDE बचेगा तो वो कितने का बचेगा, 110 डिग्री का बचेगा। अब यहाँ पर से क्या होगा, देखो साथियों ये देखो CDE, इसके जो ये है ना, ये वाला 110 डिग्री का है, ये वाला कितना का है, 110 डिग्री का है। तो साथियों जो दूसरा एंगल पूछा गया है कौन सा मेरे भाई, यहाँ पर से पूछा गया है देखो BAC, ये वाला। ये दोनों साथियों एक बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे साथियों, कि एक ही वर्तखंड पर जो बने हुए कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर से 110 डिग्री कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि यदि एक ही आधार पर उन्हीं समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल PRT है, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, P बराबर R बराबर 2T होगा, ठीक है। अगर किसी भाई को ये भी समझ में नहीं आता तो फिर मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा समय का अभाव है। आगे बात करते हैं। यदि M और M क्रमशः माध्य और माध्यिका के सापेक्ष दिए गए आंकड़े आपके पास में दे रखे हैं तो माध्य विचलन को दर्शाते हैं। तो M और M के सापेक्ष माध्य विचलन आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर इनकी संख्या स्मॉल n की संख्या 7 है। x बार बराबर आपके पास में सिग्मा xi/n आ जाती है। इन सारी संख्याओं को आपने जोड़ा, कितना कितना आया, 20 प्लस का 5 प्लस का 15 प्लस का 2 प्लस का 7 प्लस का 3 प्लस का 11, इसमें से 7 का भाग दिया मैंने। तो आपके पास में क्या निकल कर आया मेरे भाई, m की वैल्यू निकल कर आई 9 निकल कर आई। अब यहाँ पर से क्या हुआ देखो साथियों, इसी के बारे में अपन बात करें तो देखो स्मॉल m की वैल्यू आ गई। अब जो कैपिटल M है ये क्या है, माध्यिक आ जाती है। पदों की संख्या बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या आ गया, 7 आपको देखने को मिल जाती हैं। तो 7 + 1 बराबर आपके पास में चौथा पद आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से एक अपन फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा xi/m यहाँ पर से बटेंगे और साथ में n आ जाता है साथियों, ठीक है। तो जब आप इसको फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 13, 2, 8, 5, 0, 4, 4 ये निकल कर आएगी। अब यहाँ पर से साथियों अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर से लगाएंगे सिग्मा xi माइनस का m लगाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर से कितना आ गया, 36 आ गया। 36 में 7 का भाग दे दो। यहाँ पर से माध्य के सापेक्ष विचलन ज्ञात करना तो मेरे भाई कितना हो जाता है, यहाँ पर से 38/7 आ जाता है। और माध्यिका के सापेक्ष अगर विचलन ज्ञात करना तो वो 36/7 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या पूछा गया है, m के सापेक्ष
माध्य विचलन पूछा गया है। एम क्या है, माध्य का है मेरे भाई, तो यहाँ पर से जो आंसर होगा वो कितना होगा, यहाँ पर से बात करें तो देखो कैपिटल एम है तो वो 36/7 आंसर रहेगा तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि पहली 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य विचलन आपसे पूछा गया है। मतलब कि मेरे भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का, तो कितना होगा मेरे भाई, जब इसमें भाग देखना अपने पास में से 0.5 निकल कर आ जाता है, 5.5 निकल कर आएगा। लेकिन क्या पूछा गया है, माध्य नहीं पूछा गया मेरे भाई, माध्य विचलन पूछा गया है। तो इनको सबको घटा दो सारों में से। क्या क्या घटाओगे मेरे भाई, यहाँ पर से 1 माइनस का 5.5 घटा दो, ठीक है, ये बाहर नहीं आएगा, मापांक लगा दोगे तो इस प्रकार से जब घटाओगे तो आपके पास में जो टोटल आएगा वो 25/10 में भाग दोगे तो आपके पास में 2/5 आएगा, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। दूसरा पूछा गया कि a की 4 माइनस बी की 4 का गुणनखंड आपसे पूछा गया है, तो आपसे बाद में आंसर ये आएगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, बाद में उसको कर लेना, आप आराम से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। आपके पास में समीकरण दे रखा है, उस समीकरण को आपको हल करना है। ज़्यादा दिमाग क्यों लगाए मेरे भाई, इसको 1 दे देता हूँ और मैं इसको 2 दे देता हूँ। अब यहाँ पर से क्या किया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मेरे पास में क्या है मेरे भाई, 110 और 162 272 आ गया। इधर से अपने पास में से ये कितना आ गया, अक्स की वैल्यू को 68 और 68 आ गया, ठीक है साहब। 68 मैंने इसको कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई बराबर आपके पास में 272 रह गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर आपके पास में 4 आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। ये तो जोड़ने के बाद में अपने को पता चल गया। अब अपन घटा देते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटाओगे तो एक्स माइनस वाई बराबर आपके पास में 2 आ जाता है, तो ये समीकरण 4 हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पर से क्या हो गया, इन दोनों समीकरणों को आप क्या कर दो साथियों, जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स माइनस वाई आएगा, 4 + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 एक्स बचेगा, एक्स की वैल्यू आपके पास में 3 आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही 3 वैल्यू आई तो आप किसी में भी रख देना, इसको आपका मान आ जाएगा 3 और 1। 3 और 1 कौन सा आएगा साथियों, यहाँ पर से आपका ये चौथा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, सवाल दे रखा कि एक सममित बंटन के लिए बहुलक माइनस माध्यिका क्या होती है, 0 होती है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, निम्न बारंबारता बंटन में छूट दी हुई बारंबारताएं F1 F2 क्या हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बंटन का माध्य 1.46 है, तो यह आपके पास में दे रखा है, ये पूछा गया है F1 और F2 का। एक काम करते हैं मेरे भाई, वैसे मैं बारंबारता ये जो स्टैटिक्स वाला है ना, इसके लिए एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि साथ ही थोड़ा सा नया टॉपिक है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, उसको अपन जल्दी से जल्दी कर लेंगे। देखो एक काम करो, इन सभी को जोड़ दो, नीचे वालों को, बारंबारता है ना, इन एफ को सभी को जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखो मेरे भाई, यहाँ पर से कर लेते हैं। यहाँ पर से आपके पास में आएगा 86 प्लस का F1 प्लस का F2 बराबर आपके पास में 200 है। क्या है मेरे भाई, 200 है, ठीक है। 200 आ गया, 200 आ जाने के बाद में आपके पास में F1 और F2 की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 114 आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब क्या करता हूँ, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ की वैल्यू अपन निकालते हैं। तो ये एक काम करते हैं मेरे भाई, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे तो इनसे क्या करोगे, इनसे इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे सबसे मल्टीप्लाई कर दो। सबसे मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में क्या बचेगा, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर से आपके पास में देखो साथियों क्या बचेगा, सिग्मा एफ एक्स, इसकी वैल्यू बचेगी F1 प्लस का 2F2 प्लस का 140 बचेगी मेरे भाई, ठीक है। और इसके जो Fx की वैल्यू आपके पास में 200 पहले ही दे रखी है, और यहाँ पर से 1.46 वैसे ही दे रखा है, तो यहाँ पर से कितना आएगा, 1.46 बराबर आपके पास में, इसको आपने यहाँ पर से ये रख दिया और इसमें से आपने 200 का भाग दे दिया, तो आराम से F1 और F2 की वैल्यू निकल कर आई। क्या निकल कर आई मेरे भाई, F1 प्लस का 2F2 बराबर आपके पास में 152 आया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अभी क्या करेंगे मेरे भाई, जो समीकरण अपन ने क्या किया था, 1 था, उसको 2 में से घटा दो तो आपके पास में F1 और F2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 38 और 76 आएगी। 38 और 76 कौन से में है, देखो सॉरी F2 की तो ये आएगी मेरे भाई 38 और F1 की ये आएगी, ऑप्शन नंबर आपका
तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कर और सत्यकूट को पहचान करनी है। पहला बात हो रही है कि गणेश्वर सभ्यता स्थल में प्राप्त भवनों के अवशेषों में केवल ईंटों का प्रयोग हुआ है। ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ मेरे भाई, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। ये बात यहाँ पर से गलत है, तो ये बात गलत आ जाती है। गणेश्वर सभ्यता स्थल ताम्र युगीन संस्कृतियों के प्राचीनतम संस्कृति है, ये बात सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि इतिहासकार BN पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किसे हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। तो मेरे भाई ये महेंद्र पाल को कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी। तो किसकी सहायता की थी, जालिम सिंह की थी मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। चौहान शासक सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये बिजोलिया का जो शिलालेख है ना, उसमें होता है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर किसे वहाँ का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। तो कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया जाता है। उल्गू खां को रणथंबोर का नियुक्त किया जाता है। 1301 में यहाँ पर से आक्रमण होता है, नुरसत का इसमें मारा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। हुरडा सम्मेलन, हुरडा भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734 में अध्यक्षता किसने की थी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की जाती है मेरे भाई। किसके द्वारा, महाराणा जगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। असुमेलित विकल्प को चुनना है। एक तरफ समाचार पत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ अपने को क्या दे रखे हैं, संस्थापक दे रखे हैं। प्रताप है ना, ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे इनका। और राजस्थान केसरी बात करें विजय सिंह पथिक थे। राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह थे। राजपूताना अखबार के बारे में थोड़ा सा अपन को डाउट लग रहा है। इनके कौन थे मेरे भाई, कन्हैया लाल थे। कौन थे, याद रखना, कन्हैया लाल थे। ठीक है। मुंशी समर्थ दान चारण के बारे में बात करें तो साथियों ये राजस्थान समाचार के थे। किसके थे मेरे भाई, राजस्थान समाचार के। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न युद्धों का सही कालक्रम आपसे पूछा गया है। खानवा का युद्ध है 1527 में होता है मेरे भाई, 1527 में। और गिरी सुमेल का 1576 में होता है। ठीक है। हल्दी घाटी का 1576 में होता है। और दिवेर का युद्ध होता है 1582 में होता है। अब मिला लो इनको, कौन सा सही रहेगा आंसर, पहला वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला सवाल क्या दे रखा है, आमेर के मान सिंह ने अकबर और जहांगीर दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी। बात एकदम सही है। मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि व 8,000 मनसब प्रदान किए। यह बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो 1569 में मान सिंह ने सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करवाने में अहम भूमिका निभाई। ये बात भी सही है। तो आपका यहाँ पर से जो कथन रहेगा वो तीनों कथन सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। किस संस्था ने चूरू में पुत्री पाठशाला की स्थापना की। तो मेरे भाई ये सर्वहितकारी सभा की स्थापना होती है, इसके द्वारा होती है। 1907 की बात आती है। और सर्वहितकारी सभा की जो स्थापना होती है स्वामी गोपाल दास के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। पहला बात करें, भरतपुर किसान आंदोलन, भोजी लंबरदार। ठीक है। करौली किसान आंदोलन, कुंवर मदन सिंह। ये बात भी सही है। कांगड़ा किसान आंदोलन, पेमाराम दे रखा है। ये तो नहीं है मेरे भाई, पेमाराम नहीं है। यहाँ पर से कौन आएगा, ये आएगा किदारमल। याद रखना, किदारमल पूनिया। ये थोड़ा सा याद रखना, आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। मीणाओं को अपराधी जनजाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट कब पारित किया गया। तो ये 1924 को किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। कितने का हो गया मेरे भाई, 120, 121 का बात करते हैं। 121 में आपको नरेशन दे रखी है। तो इसका जो आपसे क्या पूछा गया, इसका नरेशन के बारे में बात करें तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो सुरेश टोल्ड मी दैट हर फादर वाज डेंटिस्ट। तो ये आपका सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं।
यहाँ पर भी नरेशन पूछा गया मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, इसका आएगा लीला टोल्ड वाला आएगा। लीला टोल्ड टू हर मदर दैट शी कुड चूज द ड्रेस द वे द शुड वांटेड आएगा, इस फोर्थ वाला। नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव वाले के बारे में बात करें तो मेरे भाई कौन सा आएगा, यहाँ पर से तीसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर आ जाते हैं फिर। ये लो भाई, यहाँ पर से क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी आपको पैसिव पूछे गए हैं, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं मेरे भाई पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पर से इसका कौन सा रहेगा, यहाँ पर से थर्ड वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से क्या आएगा, यहाँ पर से टू आएगा, टू सेंट्रल पार्क, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा आएगा, रविंद्रा हैज़ बीन वर्किंग आएगा, पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से कौन सा आएगा, येट आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट वाले में कौन सा आएगा, यहाँ पर से ऑफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर से ये 129 का। इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है गर्वित, और इसका मतलब होता है जिद्दी, इसका मतलब होता है साथियों भलाई, और इसका होता है शानदार, ठीक है। तो इसका इसमें कौन कौन सा होगा, ये इसमें से मिला तो ये इसमें आ जाएगा, और ये इसमें आ जाएगा, और ये इसमें आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से इसको भी मिलाने के लिए सवाल कहा गया है, और आपको क्या पूछा गया, एंटोनिम पूछे गए हैं। एंटोनिम के बारे में बात करें तो मेरे भाई ए और बी को मिलाना है। देखो साथियों यहाँ पर से तो कौन सा आएगा, यहाँ पर से आएगा साथियों, देखो ए का पहले में आ जाएगा, ठीक है साहब। दूसरा एक इसका सी में आ जाता है, और इधर बात करें तो ये इसमें अगर ये इसमें आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर से ये सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो देखो कौन सा सही आंसर रहेगा, यूज टू गो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ जाता है साथियों, यहाँ पर रहेगा इज अराइविंग रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से रहेगा हैव बीन फाउंड रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है वी आर खालिस्तान, इसके अंदर से कौन सा आएगा, लुकिंग फॉर रहने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें मेरे भाई तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, मस्ट नोट आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं टू गेट इन टू हॉट वाटर, मतलब क्या होगा, टू गेट इन टर्बल, मतलब इसका पूछा गया तो मतलब क्या होता है, जब आप किसी हॉट वाटर के अंदर हाथ डालते हो तो परेशानी में रहते हो, तो इसका सही आंसर आ जाता है टू गेट इन टू ए टर्बल। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नमस्ते का सही संधि विच्छेद पूछा गया, तो नमः है धन ते आएगा, नमः है धन ते आएगा मेरे भाई, विसर्ग संधि है, याद रखना है। और विसर्ग संधि में भी कौन सा नियम, विसर्ग के बाद में तय या से आता है तो विसर्ग से बनता है, वो नियम लगाया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, ये रहा, इसमें से क्या आ जाता है, देखो 138 के सवाल के बारे में बात करें। सवाल दे रखा कि किस क्रम में सही संधि विच्छेद सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर सत धन मार्ग दे रखा है, तो ये गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा समास विग्रह गलत है, कौन सा गलत है मेरे भाई, यहाँ पर से घुड़दौड़, घोड़ों के लिए दौड़ आएगा, यहाँ पर से लिखा गया है तो घोड़ों के लिए दौड़ नहीं है, घोड़ों की दौड़ आएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा, तत्पुरुष समास है इसमें। दूसरा बात करते हैं, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, तो कर्मधारय समास की इसमें नहीं है, गजानन में नहीं है, गज के समान आनंद गणेश जी बोल सकते हो, तो ये बहुवीर्य समास है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, अतिकाय का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। अतिकाय का विलोम शब्द साथियों देखो, एक तो लघुकाय और दूसरा बात करें तो कृशकाय आपको देखने को मिलेगा, चौथा सही रहेगा। विनती का विलोम शब्द आपसे पूछा गया, उद्दंड आएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कलम तोड़ना मतलब कि प्रभावपूर्ण लेखन करना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 144 का सवाल दे रखा कि किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, ईद का चांद होना बहुत सुंदर दिखाई देना नहीं है, बहुत दिनों बाद में दिखाई देना, ठीक है। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, विपरीत कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची नहीं है, वो पूछा जा रहा है। तो अग्नि के बारे में बात करें तो मेरे भाई
अनिल और दूसरा बात करें धनंजय आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, आजीविका नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में परा उपसर्ग है, परा के बारे में बात करें तो परास्त में है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं, तो मेरे भाई इसमें से सुव्यवस्थित में है। नेक्स्ट आ जाता है साथियों किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, वो पूछा गया है। सभी शब्द शुद्धों के बारे में बात करते तो आह्वान और विद्वान आ जाते हैं, सही है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं अशुद्ध शब्द नहीं है, तो पुनरपि नहीं है मेरे भाई, अशुद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य के बारे में बात करें तो लड़ाई में गोलियों की बाढ़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है मेरे भाई, याद रखना इसमें से अरावली अब हरी भरी हो गई, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प नहीं है, तो कौन सा नहीं है। देखो साथियों जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वरा कहा जाता है, शीघ्र उत्पन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है, वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, तो ये आपका यहाँ पर से असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया, ये रहा। नेक्स्ट सवाल है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपसे पूछा गया है, तो साथियों उसको देशद्रोही कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में यह प्रत्यय, तो यह कौन सा आएगा, वेधव्य। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में दो प्रत्ययों का उपयोग हुआ है, तो 2 प्रत्ययों का कौन सा है, मानवता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अम्बुज और अम्बुद शब्द का अर्थ भेद आपसे पूछा गया है। पहले अम्बुद का कलम होता है, दूसरे वाला का बादल होता है, सेकंड पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है, तो असंगत के बारे में बात करें मेरे भाई, इसमें से देखो कौन सा आएगा, सर तालाब और सर बाण, ये असंगत आपको देखने को मिलेगा। वैलिडिटी के बारे में बात करें तो मान्यता, वैधता, प्रमाणीकरण सारे इसमें से सही रहेंगे मेरे भाई। और साथियों इसी के साथ में आपका जो फाइनल टेस्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है कलाम एकेडमी का मेरे भाई। अगर आपको सचमुच में क्लास अच्छी लगी है, अगर आप और भी ज़्यादा चाहते हो कि मैं जल्दी ही 15 टेस्टों की जो सीरीज़ है वो जल्दी करवाएं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जिसके लिए मैं आगे से कंटिन्यू और क्लासेस लेकर आऊँगा साथियों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।